अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर दिलचस्प और मज़ेदार हॉरर कहानियाँ और किस्से अपलोड होते हैं। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ और किस्से सुनने का शौक़ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर जो किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं आपको सुनकर ज़रूर मज़ा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। मज़ीद ऐसे हॉरर किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके साथ भी कभी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी हुई स्टोरी पर मैं वॉइस ओवर करूँगा। आज की स्टोरी दो दोस्तों के बारे में है, मोहम्मद जुनेद और उज़ैर ख़ान। इनके साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ बीता वही स्टोरी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले आप जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और लाइट्स को ऑफ करके किसी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि कहानी को अच्छे से फील कर सकें और इसका मज़ा ले सकें। तो बगैर देर किए चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ये मेरे साथ रियल में हो चुका है और तकरीबन ये वाक़या मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। आपके चैनल पर स्टोरी सुन रहा था तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना ये किस्सा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। मैं और मेरा दोस्त उज़ैर, हम बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ा करते थे और एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। पूरा स्कूल हमने एक साथ ही पढ़ा और हम स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा लायक थे और क्लास में पोजीशन भी लिया करते थे। कभी वो आगे निकल जाया करता था तो कभी मैं। फिर हम एक ही कॉलेज में गए, अपना इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद उज़ैर किसी रीज़न्स की वजह से लाहौर से आउट ऑफ सिटी मूव हो गया। उसके फादर को काफ़ी अच्छी जॉब मिल रही थी जिसकी वजह से वो यहाँ से माइग्रेट कर गए और सरगोदा की तरफ चले गए, क्योंकि अभी हमारे वैसे भी ऑफ ही थे और हमें यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने में 2 से 3 माह थे। लिहाजा जैसे ही एडमिशन्स ओपन हुए तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम CS में ही एडमिशन लेंगे और हम एक दूसरे के बगैर पढ़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए भाई से बढ़कर थे और हम दोनों ने एक साथ ही पढ़ने का फ़ैसला किया। तो उज़ैर ने सबसे पहले अपने घर वालों को मनाया कि उसको लाहौर आकर पढ़ने दिया जाए। बेशक वो हॉस्टल में रह लेगा क्योंकि लाहौर में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके वालिदैन शुरू में ना माने। उसके बाद मैंने भी उसके वालिदैन से बात की और उनको मनाने की काफ़ी कोशिश की, जिसकी वजह से वो अपने बेटे का बेहतर मुस्तकबिल देखते हुए इस बात पर मान गए और ये भी कि हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो वो भी फ़िक्रमंद नहीं होंगे। और उधर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल भी मौजूद था कि जिसकी वजह से उसके वालिदैन और ज़्यादा मुतमईन थे। उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी और सिर्फ काम के वक्त बाहर जाने दिया जाएगा और उसके बाद उन पर पूरी नज़र रखी जाएगी। तो उसके वालिदैन मान गए। हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और हम दोनों का नाम एक ही बैच में और एक ही सेशन में आ गया। एडमिशन होने के बाद अब तकरीबन हफ्ते बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी तो मैं खुद सरगोदा गया और अपने दोस्त को अपने साथ लेकर लाहौर वापस आया। उसका जितना ज़रूरत का सामान था कि जो उसको हॉस्टल में चाहिए था वो सारा लिया और उसके बाद हम लोग उसका सारा सामान हॉस्टल जोड़कर एक रात को वो मेरे घर में आ गया। हम ड्राइंग रूम में वो रात रहे और उससे नेक्स्ट डे वो अपने हॉस्टल चला गया। अभी हमारा तकरीबन 3रा सेमेस्टर था। पहले 2 सेमेस्टर तो हमारे काफ़ी आराम से गुजर गए थे। इतने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिला करते थे, जस्ट असाइनमेंट्स वगैरह मिला करती थी जिसको हम यूनिवर्सिटी में रहकर ही पूरा कर लिया करते थे। लेकिन 3रा सेमेस्टर स्टार्ट होने के साथ साथ ही हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने लगे थे जिस पे हमें रातों तक काम करना होता था। तो फिर मैं भी उज़ैर के हॉस्टल ही चला जाया करता था। उसने हॉस्टल में एक पूरा रूम लिया हुआ था जो कि पर्सनल रूम था और 3rd फ्लोर पर था और उज़ैर के पास ही होता था। उसके अलावा उस रूम में कोई भी नहीं था तो मैं अक्सर उसके रूम में स्टडी के घर से चला जाता था।
हम पढ़ा करते थे, मौज मस्ती भी किया करते थे और अक्सर मैं वहाँ पर रुक भी जाया करता था। हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और दिल लगा कर पढ़ रहे थे। अब तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो चुका था। हमें कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, जस्ट असाइनमेंट्स मिल रही थी और उसके अलावा लेक्चर्स हो रहे थे। लेकिन एक ही दम इतना बड़ा प्रोजेक्ट आन मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ था और ग्रुप भी ज़ैर और मैंने अपना ही बनवाया था, क्योंकि हम हर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में अपना ही ग्रुप बनवाते थे, क्योंकि हम एक दूसरे के बॉन्डिंग से अच्छा काम कर सकते थे और बचपन से करते भी आए थे। यह प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमने फर्स्ट डे से इस पे वर्किंग स्टार्ट की। सबसे पहले हमने रोड मैप बनाया कि कौन सा बंदा कौन कौन सा काम करेगा। उसके बाद हमने कुछ डेज डिसाइड किए कि जिस पे हम इकट्ठे हो जाया करेंगे और हॉस्टल में बैठकर प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर लिया करेंगे। सबसे पहली इतवार जो हमने डिस्कशन के लिए रखी थी, उस दिन मैं उसके हॉस्टल गया और हमने कुछ की पॉइंट्स पे डिस्कशन की। नेक्स्ट हमने ट्यूसडे वाले दिन मीटअप करना था, लेकिन उस दिन मैं किसी वजह से वहाँ नहीं जा पाया और मैं यूनिवर्सिटी भी ना गया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी गया तो ज़ैर यूनिवर्सिटी भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, कल मैं नहीं गया और आज ज़ैर नहीं आया। उनको हॉस्टल में मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त ना थी, जिसकी वजह से मैं हॉस्टल में उसको कॉल नहीं कर सकता था। अगर मुझे पूछना था तो उसको हॉस्टल जाके ही पूछना था कि वो किस रीज़न की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आया। उस हॉस्टल में मोबाइल वगैरह तो अलाउ नहीं थे, लेकिन उनके काम के रिलेटेड जितना भी डाटा था वो उसको कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते थे। ईमेल्स वगैरह और जितना नेट वगैरह अपने काम से रिलेटेड यूज़ करना होता था, वो हॉस्टल का ही एक कैफ़े बना हुआ था कि जहाँ वो सिर्फ काम से रिलेटेड अपना वक्त गुजार सकते थे। उसके अलावा वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते थे और फालतू किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। लिहाजा उस दिन भी मैं उसके हॉस्टल पूछने ना गया, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। तो मैंने कहा कि जब वो अगले दिन यूनिवर्सिटी आएगा तो वहीं पर पूछ लूँगा कि वो कल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि वो आज भी यूनिवर्सिटी ना आया। लेकिन आज मैंने फ़ैसला किया कि घर जाते साथ ही खाना खाने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं उज़ैर के हॉस्टल जाऊंगा और पता तो करूं कि उसके साथ मुआजरा क्या है। और मुझे अपने प्रोजेक्ट पे भी थोड़ी डिस्कशन करनी थी, जो कि ट्यूसडे वाले दिन ना हो पाई थी। तो मैं इसी रीज़न की बुनियाद पर हॉस्टल जान पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड वाले चाचा बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे सलाम किया और मैं जल्दी से हॉस्टल के अंदर जाने लगा। वो भी मुझे अब जान चुके थे, क्योंकि मैं अक्सर हॉस्टल आया जाया करता था और उधर हॉस्टल में मेरे एक दो दोस्त और भी मौजूद थे। मैं जल्दी से हॉस्टल के अंदर जाने लगा तो पीछे से सिक्योरिटी वाले चाचा ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि बेटा बात तो सुनो। तो मैंने उनको कहा कि चाचा मैं आके आपकी बात सुनता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और मेरे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह वापसी पे आपकी बात सुनता हूँ। और ये कहता हुआ मैं जल्दी से उस ज़ैर के फ्लोर पर उसके रूम की तरफ भागने लगा और रूम की तरफ जान पहुंचा। जल्दी से मैंने उसका रूम नॉक किया तो आगे से उज़ैर ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसको सलाम दिया और कहा कि यार तू 2 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहा। तो उसने आगे से कहा कि यार मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मैं तुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं और किसी लड़के को भी नहीं बता पाया कि तुझे बता दें, उसके लिए माज़रत मेरी तरफ से। लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आज मैं कुछ स्टेबल खड़ा हुआ हूँ। लेकिन उसके बात करने के तरीके में मुझे काफ़ी ताज्जुब हो रहा था। वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था, बग़ैर किसी एक्सप्रेशन के और बग़ैर हाथों को हिलाए बात कर रहा था। हालांकि जब पहले उससे बात होती थी तो काफ़ी जोली तरीके से बात किया करता था, हंसते मुस्कुराते हुए और काफ़ी सारे एक्सप्रेशन भी दिया करता था। लेकिन आज बिल्कुल साकिन खड़ा होकर बस बोली जा रहा था और पलकें भी नहीं चपक रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक है या ख़राब है? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम अभी भी ठीक हो, कहते हो तो बाहर किसी डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। तो उसने कहा नहीं यार अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी भी उसने उसी तरीके बात की। तो मैंने कहा क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? तो उसने आगे से गुस्से वाले अंदाज में कहा कि क्या पहले तुम पूछ कर आते रहते हो? मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे लगा कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है या तंग कर रहा है, क्योंकि दोस्तों में ऐसे मजाक चलते रहते हैं और हम तो बचपन से ही दोस्त थे और ऐसा होना तो कोई बड़ी बात ना थी। मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ और उसके सर पे थप्पड़ मारता हुआ उसको अंदर ले गया मजाक में और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। और मैंने कहा चलो ठीक है,
छुट्टियाँ की सो की, लेकिन अब ये बताओ कि प्रोजेक्ट पे आज काम कर पाओगे कि नहीं। तो उसने कहा हाँ 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 कर लूँगा, जैसे कि वो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और हिचकिचा कर बोल रहा था। मैंने अपने बैग से अपना लैपटॉप निकाला और जो काम हमें मिला हुआ था उस पर हम वर्किंग करने लगे। हालांकि हम लैब भी जा सकते थे इस टाइम, लेकिन मैं लैपटॉप ले आया था तो लैब जाने की कोई ज़रूरत ना थी। अब हम जब काम कर रहे थे तो अक्सर वो मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हुए काफ़ी सारे आइडियाज़ दिया करता था, लेकिन अब मैं उससे जब भी कुछ पूछ रहा था या उसे किसी चीज़ के बारे में ब्रीफ कर रहा था या एक्सप्लेन कर रहा था तो वो बस आगे से हाँ 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 ऐसे ही जवाब दे रहा था। इसके अलावा ना ही वो खुद से कुछ कह रहा था और ना ही किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन कर रहा था और ना ही कोई अपने से आइडिया दे रहा था। तो मैं उससे पूछने लगा कि यार खैरियत तो है, मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारे साथ खैर तो है, अगर कहते हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हॉस्टल के बाहर मेरी बाइक खड़ी हुई है, 2 मिनट का रास्ता है, डॉक्टर के पास चेक करवा के मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। लेकिन वो फिर गुस्से वाले अंदाज में कहने लगा कि क्या तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ तो मतलब ठीक हूँ, अब मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैंने कहा अच्छा भाई रिलैक्स हो जा, इजी हो जा, क्या हो गया है? लेकिन वो आगे से ना ही तो हंसा और ना ही मुस्कुराया और मुझे बस ये कहा कि चल आगे काम कर। मैंने भी मुंह से फूंक मारते हुए उसे कहा कि लगता है यार तू आज मेरे से बात करने के मूड में नहीं, कोई गलती मुझसे हुई है तो बता, चल खैर छोड़, प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी में मैं कल तुझे मना ही लूँगा अगर कोई बात है भी तो। उसने फिर से आगे से यूं ही किया अच्छा, और मेरे लैपटॉप की तरफ देखने लगा। तो मैंने भी उसको थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके पेट में गुदगुदी करने लगा, लेकिन उसको तो ज़रा भी गुदगुदी ना हुई और उसके फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज ना हुए और वो मेरी तरफ देखने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम? और जो उसके कंधे पे मैंने अपना हाथ रखा हुआ था उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और किसी जानवर की तरह सूंघने लगा। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि अब इसका मूड भी फ्रेश हो चुका है और ये भी मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं भी इसकी आगे से नकल करने लगा। तो जब मैंने उसकी नकल की तो वो मेरे हाथ को सूंघने के साथ साथ चाटने लगा और ये चीज़ अब मुझे हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि मजाक अपनी जगह था लेकिन ये एक ऐसी हरकतों पर उतर आया था। मेरे हाथ को चाटने लगा था और ऊपर थूक फेंकने लगा था और फिर से चाटने लगा था, जैसे कि उसको मेरे हाथ का फ्लेवर पसंद आ रहा हो। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और नीचे लगे हुए कालीन पर हाथ को साफ किया। मैंने कहा यार क्या तू पागल हो गया है? क्या तूने कोई नशा किया है आज, या क्या हुआ है, या किसी ने तुझे नशों पर तो नहीं लगा दिया? तू कैसी हरकतें करने लग गया है? 2 दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहा, मूड भी तेरा चेंज है और अब इस तरह की हरकतें, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वो आगे से कहने लगा कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो चुप करके मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे करने दे और आगे से कोई सवाल ना करी, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने आगे से उसको जवाब दिया कि भाई मुझे लगता है कि मुझे आज यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तेरा दिमाग आज ख़राब हुआ है या तूने कोई ऐसी चीज़ खा पी ली है जिसकी वजह से तू ऐसा कर रहा है। तुझे मैं डॉक्टर के पास चेक तो करवा दूं, लेकिन ये डॉक्टर का कोई मामला नहीं लग रहा, लगता है तूने कोई नशा किया है, सीधी सीधी बता। लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और अपनी तरफ खींच रहा था, कपड़े भी फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं उसको धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागने लगा तो अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगी पूरे रूम की, मतलब जलती थी और बुझती थी, और एक दफ़ा को तो बिल्कुल डिम हो गई और डिम लाइट आने लगी, इतनी ज़्यादा डिम कि मैं मुश्किल से ही बस उसका फेस देख पा रहा था, जो कि थोड़ी देर पहले मुझे उज़ैर नज़र आ रहा था, अब किसी खौफनाक चीज़ में बदलता जा रहा था। उसका रंग, उसके बाल, उसके हाथ और उसका इवन के फेस भी बिल्कुल बदलता जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता किसी और चीज़ की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मनहूसियत का एहसास भी होने लगा था उस कमरे में से, और मेरा दम भी घुटने लगा था। मैं समझ चुका था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, या मेरे दोस्त पर किसी चीज़ का साया हो गया है। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और ख़ुद से लॉक हो गया था, और लॉक भी नहीं खुल रहा था। अब जो कि लाइट डिम थी, हल्की हल्की फ्लिकर होने लगी, और वो चीज़
काफ़ी ज़्यादा खौफनाक किस्म की आवाज़ें निकालते हुए मेरे पास पड़ने लगी, जो कि पहले मेरे दोस्त की आवाज़ में बोल रहा था, अब वो अपनी आवाज़ में बोलने लगा था। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी और एको कर रही थी कि जैसे 3-4 चीज़ें इकट्ठी बोल रही हों। पहले भी वो मेरे दोस्त की तरह बोल तो रहा था, लेकिन वो एक रोबोटिक लहजा था, जैसे कि वो मेरे दोस्त को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हो। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने हिम्मत ना हारी। बेशक मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया था और डर गया था, लेकिन मैंने खुद को फिर भी कंट्रोल में रखा और कमरे की तरफ भाग गया और उसी रूम के अंदर एक जो छोटा सा रूम था उसके अंदर चला गया कि जहाँ पर बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे, और उसको अंदर से लॉक कर दिया। अब वो चीज़ बाहर दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगी और इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी और ऐसे लगता था कि 5-6 चीज़ें एक साथ बोल रही हैं और एको कर रही हैं। ऐसे लग रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़ देगा। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वो दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन वो एक लोहे का काफ़ी मजबूत दरवाज़ा था और मैंने उसके अंदर से कुंडी लगा दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ को ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊँगा। मैं ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि कोई मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मुझे बचा लो इस चीज़ से, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर तक जा ही नहीं रही थी। एक तो वो हॉस्टल का 3rd फ्लोर था। उस फ्लोर पे सिर्फ 1 से 2 रूम थे जो किसी के यूज़ में थे, और वो भी वहाँ से काफ़ी दूर थे, और नीचे तक आवाज़ जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब बस मुझे सुबह होने का ही इंतज़ार करना था कि किसी सूरत गार्ड ही इस जगह पे आ जाए और मैं किसी तरीके ये रात इस कमरे में गुजार लूँ और ये चीज़ मुझे नुकसान ना पहुँचाए। अब वो जो भी चीज़ थी, वो जो दरवाजे के नीचे से गैप था, उसके नीचे से ज़ोर ज़ोर का सूंघने लगी और ऐसे कोशिश कर रही थी कि जैसे वो उसके नीचे से निकल कर अंदर आना चाह रही हो और मुझे किसी भी सूरत खाना चाह रही हो। और बार बार वो यही कह रहा था कि मुझे तुझे खाना है, तू मुझे पसंद आ गया है, मैंने तेरी खुशबू सूंघ ली है और मुझे तेरी खुशबू पसंद आई है, अब मैं तुझे चखे बगैर नहीं रह सकता और तू यहाँ से ज़िंदा किसी सूरत वापस नहीं जाएगा। ये कहने के बाद वो और ज़्यादा ज़ोर से दरवाजे के अंदर आकर टक्करें मारने लगा और एक मौका वो आया कि दरवाजे की कुंडी हिलने लगी और फिर तीसरी ही टक्कर पर वो दरवाज़ा खुल गया। मैं भी किसी बौखलाए हुए इंसान की तरह उसके बगल से भागकर खिड़की की तरफ भागने लगा। वो एक शीशे की खिड़की थी। वो चीज़ भी हल्के हल्के चलते हुए मेरे पीछे आने लगी और ये कहने लगी कि तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता और मैं तुझे खा कर ही रहूँगी। ये बात सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और पास ही जो खिड़की के साथ चेयर पड़ी हुई थी, मैंने उसको ज़ोर ज़ोर से खिड़की में मारा, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट गया। तो मैंने ना कुछ सोचा और ना समझा, बस मुझे एक दफ़ा उस चीज़ से अपनी जान बचानी थी। तो मैं खिड़की से नीचे कूद गया। वो 3रा फ्लोर था और मैं नीचे जाके गिरा। नीचे गिरने के बाद मुझे कोई होश ना रहा, क्योंकि मैं नीचे गिरने के बाद बेहोश हो चुका था और गार्ड वगैरह आए और मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। मेरी काफ़ी सारी हड्डियां भी फ्रैक्चर हो चुकी थीं, जिसका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद मैं 4-5 दिन बाद होश में आया, क्योंकि मेरे पे नीम बेहोशी तारी रहती थी और मुझे बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए जाते थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और दर्द की वजह से वो इंजेक्शन देना भी ज़रूरी था। लेकिन अब जब मैं प्रॉपर होश में आ चुका था तो मेरी पेन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मेरी एक टांग और एक हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था, क्योंकि मेरे वहाँ की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी थीं और सर पे भी काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से सर पर भी पट्टी वगैरह हुई थी। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो वो गार्ड वगैरह मेरे घर आए मेरी ताज़ियत के लिए और पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था। साथ पुलिस भी आई, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की, पूछा, जो कुछ मैं जानता था मैंने उनको बताया। लेकिन अब जब गार्ड आया तो उसने मुझे बताया कि उस दिन जब मैं तुम्हें रोक रहा था कि मेरी बात सुन के जाओ, तो तब मैं यही कहना चाह रहा था कि जो उज़ैर है वो तो अपने गांव जा चुका है, उसके वहाँ पर कोई इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से उसके वालिद उसको हॉस्टल लेने आए थे और वो उन्हीं के साथ गांव चला गया था। और अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ उस रूम में क्या हुआ था। तो मैंने चाचा को सब बताया कि जो मेरे साथ हुआ था, कि वहाँ पर उज़ैर मौजूद था और ये वो। इतना तो अब मैं जान ही चुका था कि वो उज़ैर नहीं था, ना ही उज़ैर पे किसी चीज़ का साया था, बल्कि वो चीज़ ही कोई और थी और उज़ैर तो उस दिन उस रूम में था ही नहीं। तो चाचा ने जब ये बात सुनी
तो उन्होंने बताया कि पहले भी कई लोगों ने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि उनको इस हॉस्टल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन वो इसको अपनी नज़र का धोखा कहकर इनकार कर देते हैं। और उनके साथ आज तक कभी इतना वर्स्ट हादसा नहीं हुआ जो कि तुम्हारे साथ हुआ है। बेशक मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है और जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद भी भूतों और जिन्नों और ऐसी चीज़ों पे यकीन करता हूँ। हमारे गांव में भी ऐसे काफ़ी हादसात हुए हैं, इसलिए जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे होगे। और तुम्हें अपने दोस्त उज़ैर को भी बता देना चाहिए कि वो यहाँ से किसी और हॉस्टल में चला जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है तो वो उसी रूम में रह रहा है, तो हो सकता है उस रूम में जो भी चीज़ है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा हावी हो, तो उसको ये रूम जल्दी से खाली कर देना चाहिए। और मेरा भी फ़र्ज़ ये है कि आज के बाद कोई भी इस रूम में दोबारा शिफ्ट होने के लिए आएगा या इधर रहने के लिए आएगा तो मैं उसको पहले ही इस चीज़ के बारे में आगाह कर दिया करूँगा, क्योंकि किसी की जान से कुछ अजीज़ नहीं। अभी इस हादसे को 7 दिन हुए थे कि उज़ैर भी अपने गांव से वापस आ गया, तो सिक्योरिटी गार्ड चाचा ने उसको सारा किस्सा बयान किया। तो वो मेरे घर मुझसे मिलने आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए मेरी ये हालत देखकर, और वो कहने लगा कि हाँ मैंने तुम्हें पहले कभी बताया नहीं, लेकिन उस रूम में मेरे साथ भी काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। कभी लाइट खुद से ऑन हो जाती थी और कभी चीज़ें नीचे गिर जाया करती थी और कभी कोने में से आवाज़ आने लगती थी, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मैंने किसी भी वाज़ेह चीज़ को आज तक अपने सामने नहीं देखा था। लेकिन तुम्हारी ये सारी स्टोरी सुनने के बाद अब तो मैं उस रूम में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहूँगा, बल्कि मैं तो उस हॉस्टल में ही नहीं रहूँगा और मैं किसी और हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगा जहाँ के जो है रूम शेयर भी होता हो और वहाँ पर 1-2 बंदे पहले से ही हों, क्योंकि अब मैं अकेले रूम में नहीं रह पाऊँगा जब से मैंने तुम्हारा ये वाक़या सुना है। और वो मुझे गले लगाने लगा। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी भी जाना स्टार्ट करना है और इस हादसे को ऐसे भूल जाओ कि जैसे कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि जितना तुम इसको याद रखोगे ये चीज़ तुम्हारे जहन से नहीं निकल पाएगी तो तुम मेंटली भी बीमार रहने लगोगे। उसने मुझे काफ़ी हौसला दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे मौलवी के पास लेकर जाऊंगा कि जो तुम्हें ऐसा तावीज़ देंगे जिसकी वजह से तुम्हें कभी डर भी नहीं लगेगा और ऐसी चीज़ें तुमसे कोसों दूर रहेंगी। तुम्हें भी एक ऐसा तावीज़ ला कर दूंगा और ख़ुद भी पहन लूँगा, बस तुमने परेशान नहीं होना। ये कहने के बाद वो अपने हॉस्टल की तरफ वापस चला गया ताकि वहाँ से सामान उठाकर किसी और हॉस्टल में शिफ्ट हो सके। उसके बाद वो जब तक मैं बीमार रहा वो मुझे पूछने वगैरह आया करता था, यहाँ तक कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई और हम दोनों दोबारा से मिलकर यूनिवर्सिटी जाने लगे। आज हमारे 4 साल में से 2 साल गुजर चुके हैं और दोबारा मेरे साथ या उज़ैर के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। हम अक्सर अगर अकेले बैठे हुए हों तो कभी कभी इस वाक़ये को याद कर लेते हैं कि जिससे हमें यकीन होता है कि इस कायनात में जिन्नात का भी वजूद है और इन चीज़ के वजूद से हमें इनकारी नहीं होना चाहिए। तो ये था वो किस्सा जो मेरे साथ हुआ था और मैंने आपके साथ शेयर किया है। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और इस बारे में भी ज़रूर बताएं कि आपको आगे कैसी स्टोरी सुनने का शौक़ है या कैसी स्टोरीज़ आपको पसंद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।